Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir. This is your 10th class political science chapter number 5th, power struggles and moments. इसमें हमें बहुत सारी पावर स्ट्रगल्स या मोमेंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेपाल और बोलिविया की पावर स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में, जहाँ पे अप्रैल 2006 में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया गया। वहाँ पे मूवमेंट डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए लॉन्च किया गया, ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी को फिर से इख्तियार किया जाए। तो अगर हम देखें, उस वक़्त नेपाल में 2006 में पॉपुलरली अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। इसका मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो किंग के पास ज़्यादा पावर्स नहीं थे। एक्चुअली में 1990 में पीपल्स मूवमेंट लॉन्च किया गया था, और वहाँ पे उसका दूसरा नाम था जन आंदोलन, जिसमें किंग बीरेंद्र से पावर्स छीन लिए गए और वो पावर्स पार्लियामेंट को दे दिए गए थे। लेकिन 2006 में एक रॉयल पैलेस है वहाँ पे नारायण हिट्टी, तो उसमें रॉयल फैमिली के 10 मेंबर्स मैसाकर हुआ उनका। वो मैसाकर करने वाला कोई और नहीं था, किंग बीरेंद्र का बेटा था जिसका नाम था दीपेंद्र। तो दीपेंद्र को भी उस में गोलियां लगती है। फिर तकरीबन 4 दिन तक वो खुद कोमा में था। जब किंग ज्ञानेंद्र ने, जो उसका चाचा था, उसने मीडिया वालों से कहा कि जो डेथ्स वहाँ पे हुई थी, एक्चुअली में वहाँ पे एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हुआ था एक ऑटोमेटिक वेपन से, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली के मेंबर्स मरे। अब किंग बीरेंद्र भी मर चुका था। अब 4 दिन बाद उसका ये बेटा दीपेंद्र भी मरा। उसके बाद उसके अलावा उसकी बीवी वगैरह तकरीबन 10 लोग रॉयल फैमिली के इस मैसाकर में मरे। अब जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना वो था किंग बीरेंद्र, जो कि सॉरी किंग ज्ञानेंद्र, जो कि किंग बीरेंद्र का भाई था और दीपेंद्र का चाचा था। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, ज्ञानेंद्र अब नया किंग बनता है नेपाल में। लेकिन ये फ़ायदा उठाता है कि जो अनपॉपुलैरिटी थी वहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, फरवरी 2005 में ये क्या करता है, ये पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करता है, प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करता है, और ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क, सॉरी एब्सोल्यूट मोनार्क बनने की कोशिश करता है। उसके बाद अप्रैल 2006 में जो सारी पार्टीज़ है वो एकजुट हो जाती है और बनाती है 7 पार्टी अलायंस। क्या बनाती है? 7 पार्टी अलायंस। तो 7 पार्टियां वहाँ पे अलायंस बनाती है, और स्ट्राइक करती है 4 डे स्ट्राइक इन काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल की। और इस 7 पार्टी अलायंस के इसका साथ देती है माओविस्ट्स, जो कि इंसर्जेंट्स थे। अगर हम बात करें, जैसे कि माओविस्ट्स की बात इंडिया में भी हो रही है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, तो ये माओविस्ट्स तकरीबन तकरीबन 1996 से नेपालीज, जो हम कह सकते हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे। इन्होंने बहुत सारे इलाकों पे भी कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन उसके बाद 2006 में ये 7 पार्टी अलायंस के हक में आती है, उनका साथ देती है। और जो लोग है वहाँ पे नेपाल में, वो वहाँ पे एक्चुअली में कर्फ्यू नाफिज किया गया था, तो ये कर्फ्यू की परवाह ना करते हुए सड़कों पर निकल आते हैं। कहा जाता है कि 21 अप्रैल को तकरीबन तकरीबन 5 लाख लोग किंग को चैलेंज करने के लिए निकले कि आपने जो ये डिसीजन ली है कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च को डिक्लाइन करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा, तो उसके खिलाफ वो लोग निकले। उसके बाद द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। जो सभी लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो किंग अब ज्ञानेंद्र कुछ कंसेशंस दे रहा है, तो हम ये नहीं मानेंगे। तो वो अड़े रहे। उनकी 3 डिमांड्स थी। सबसे पहले कि पार्लियामेंट को वापस रेस्टोर किया जाए। दूसरा, पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी नेपाल के लिए। ऑन 24
अप्रैल 2006, जो कि लास्ट डे था अल्टीमेटम का, क्योंकि 4 दिन तक इनको स्ट्राइक करनी थी, और जो इसका चौथा दिन था वो थी 24 अप्रैल। तो अगर किंग वो नहीं मानता तो सभी लोग शायद रॉयल पैलेस पर भी हमला कर सकते थे। उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र अपने पावर्स देता है, और उसके बाद गिरजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि जल्दबाजी या किसी मजबूरी में बनाई जाए। तो इसके बाद जब रेस्टोर हुआ वहाँ पे पार्लियामेंट, तो वहाँ पे नए लॉज वगैरह बनाए गए, जिसमें किंग को बहुत कम पावर्स दिए गए। जो 7 पार्टी अलायंस थी, या शॉर्टली हम उसको कहते हैं इन शॉर्ट SPA, और जो माओविस्ट्स थे वो एक कंसेशन में आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और नए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शंस की बात छेड़ी। दिस स्ट्रगल केम टू बी नोन एज नेपाल्स सेकंड मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसको नेपाल का सेकंड मोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि पहला मोमेंट उन्होंने लड़ा था 1990 में। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक इंस्पिरेशन बनी बाकी दुनिया के लिए। दूसरी स्टोरी हमें पढ़नी है बोल्विया की। बोल्विया वाटर वार। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? बोल्विया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, जो कि एक गरीब कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रेशराइज किया वहाँ की गवर्नमेंट को कि वहाँ पे जो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है कोचाबामा, उसको एक म्यूनसिपैलिटी वाटर सप्लाई देती थी, जिसका नाम था सिमापा। तो वहाँ पे कहा जाता है द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक हाईलाइटेड वाटर प्राइवेटाइजेशन एज अ रिक्वायरमेंट फॉर द बोल्वियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिटेन ऑनगोइंग स्टेट लोन्स। तो स्टेट लोन्स वगैरह जो बोल्वियन गवर्नमेंट ने लिए थे, उसको तभी चुका पाएंगे जब वो वहाँ पे वाटर प्राइवेटाइजेशन करेगी। उसके बाद द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाई 4 टाइम्स। तो वहाँ पे जो सिमापा, वहाँ पे म्यूनसिपलिटी जो वाटर सप्लाई कर रही थी कोचाबामा सिटी को, उसके बदले वहाँ पे ऑक्शन किया गया। तो उस ऑक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी को, जिसका नाम था ऑगस्ट डेल टूनोर, और उन्होंने बहुत प्राइसेस बढ़ा दिए। कहा जाता है कि तकरीबन वहाँ पे जो फैमिलीज़ थी उनको एवरेज 1,000 की बिल आती थी, वाटर बिल। और अगर दूसरी तरफ उनकी एवरेज इनकम देखे तो उनकी मंथली एवरेज इनकम थी 5,000। दिस लेड टू स्पॉन्टेनियस पॉपुलर रिवोल्ट, तो या प्रोटेस्ट। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट्स में बोल्विया के लोग किस तरह से शिरकत कर रहे हैं। In January 2000, a new alliance of labor, human rights, and community leaders organized a successful 4 days general strike in the city. तो अगर हम बात करें 1999 में, ये वहाँ पे एक्चुअली में ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया। अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और अप्रैल 2000 में, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की, जिसमें तकरीबन 6 लोग मारे गए, 175 लोग जो है 175 इंजर्ड हुए, और तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद जो ये अप्रैल में जब स्ट्राइक दोबारा से हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो सिटी से भाग गए। और वहाँ पे जो डिमांड्स लोग रख रहे थे कि उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे लेटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका का मैप है यहाँ पे, तो आप यहाँ रेड में या दूसरी पिक्चर में ग्रीन में देख सकते हैं कि बोल्विया की लोकेशन कहाँ पे है। तो इस तरह से जो बोल्विया में प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। अब फिर से वही मतलब जो म्यूनसिपलिटी सिमापा वहाँ पे वाटर सप्लाई कर रही थी, इस स्ट्रगल से पहले, तो उन्हीं को वापस वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स डिफरेंस। अगर हम नेपाल और बोल्विया के बीच में डिफरेंस देखें, जो नेपाल में मूवमेंट था, ये इसलिए ये स्ट्रगल की गई थी कि वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस रेस्टोर करे, जिसको किंग ज्ञानेंद्र ने ख़त्म किया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बोल्विया की बात करें, उनका एक स्पेसिफिक इशू था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी
अगर हम बात करें वहाँ पे एक पॉलिसी ली थी या उस एग्रीमेंट को साइन किया था कि कोचाबामा की वाटर सप्लाई को वो ऑक्शन करे, तो उसके खिलाफ, उस डिसीजन के खिलाफ बॉलिविया में स्ट्रगल थी। लेकिन नेपाल में पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए स्ट्रगल थी। बोथ दीज स्ट्रगल्स वर सक्सेसफुल बट देयर इम्पैक्ट वाज एट डिफरेंट लेवल्स। दोनों ही स्ट्रगल्स कामयाब हुई, मगर इनका इम्पैक्ट अलग अलग लेवल पे था। अब सिमिलरिटीज़ की क्या थी इनमें? बोथ दीज आर इंस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट लेड टू ए पॉपुलर स्ट्रगल। दोनों ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अगर हम बात करें नेपाल में, वहाँ पे जो मोनार्क था किंग ज्ञानेंद्र, उसने कहा था कि मैं पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर रहा हूँ, और उसके बाद वो खुद एब्सोल्यूट मोनार्क बनना चाहता था। एब्सोल्यूट का मतलब सारे पावर्स वो अपने हाथों में रखना चाहता था। और दूसरी तरफ जो बोलिविया थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक गलत मतलब फ़ैसला किया था कि जो कोचाबामा है, वहाँ पे जो वाटर सप्लाई एक म्यूनसिपल कंपनी कर रही थी, तो उसके बदले मल्टीनेशनल कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन बोथ केसेस द स्ट्रगल इन्वॉल्वड मास मोबिलाइजेशन। तो दोनों ही स्ट्रगल में हमने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन एंड मास सपोर्ट क्लिंचर द डिस्प्यूट। तो जब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो इस स्ट्रगल में जुड़ गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूरन अपने फैसले को बदलना पड़ा। बोथ इंस्टेंस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी अहम रोल था। अगर हम बात करें नेपाल में, तो 7 पार्टी अलायंस के अलावा माओविस्ट्स सभी ने उस स्ट्रगल में हिस्सा लिया। इसी तरह अगर हम बात करें बोलिविया की, तो वहाँ पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स थे, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं एसोसिएशंस, ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले जो थे, सभी ने मिलकर एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस बनाई, जिसका नाम रखा गया था फेडकर। डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। तो डेमोक्रेसी अगर आप देखें जिस कंट्री में भी आई, तो वहाँ पे सबसे पहले स्ट्रगल ही हुई। अगर शुरुआत में देखें अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद अमेरिका में डेमोक्रेसी आई। इसी की तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। तो डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में आसानी से नहीं आती है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम सिग्निफिकेंट डिसीजंस में टेक place through consensus and may not involve any conflict, but that would be an exception. तो अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी खुद ब खुद कंसेंसस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट से आई होगी, तो ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज़ रेस्टोर्ड थ्रू मास मोबिलाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है सिर्फ मास मोबिलाइजेशन से, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, ये लोगों की गवर्नमेंट होती है। और रेवोल्यूशन या चेंज अगर किसी के हाथ में है, तो वो लोगों के हाथों में है। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट और द जुडिशरी। कभी कभी अगर हम देखें कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर कोई इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, से पार्लियामेंट में थ्रू लॉ मेकिंग के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है या जुडिशरी में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो स्ट्रगल्स होती है, जो पार्लियामेंट और जुडिशरी से ना संभले जाए, तो उसे मास मोबिलाइजेशन के ज़रिए वहाँ पे चेंज की जा सकती है। बट व्हेन देयर इज़ अ डीप डिस्प्यूट, जब बहुत गहरा डिस्प्यूट होता है, मैंने पहले ही कहा, उसे पार्लियामेंट या जुडिशरी सॉल्व नहीं कर सकती, तो उनके लिए मास मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोगों से ही वो स्ट्रगल्स, वो कन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं। मास mobilization and organization. Nepal. The struggle in Nepal involved many organizations other than political parties. तो political parties के अलावा बहुत सारी organizations ने नेपाल में participation की। All the major labor unions इसमें आती थी, and their federations joined the movement. Many other organizations of the indigenous people, teachers, lawyers, and human rights groups एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मूवमेंट। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम बॉलिविया में देखें, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बॉलिविया was not led by any political party. It was led by an organization called FEDCAR. This organization comprised local professionals, including engineers, environmentalists. They were supported by a federation of farmers who relied on irrigation, the confederation of factory workers, unions, middle class students.
from the University of Cochabamba, and the city's growing population of homeless street children. The movement was supported by the Socialist Party, जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि बोलियो में भी कितने लोगों ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन की, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, या इसके अलावा जो लोग इस पानी पानी प्राइवेटाइजेशन या वाटर प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई प्राइसेस उनको देने पड़ते थे। तो उन्होंने सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन की, और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी ने भी। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में हो, तो आप अपने ग्रुप में वो सेंड कर सकते हैं। स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह।